Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. यूपीएससी की तैयारी के सफर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के एक बेहद अहम अध्याय पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, आज का टॉपिक है एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 64 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी। बिल्कुल, ये वो संस्था है जो केंद्र सरकार के अंदर आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और प्रशासन में ईमानदारी मतलब इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए है। और ये अक्सर खबरों में भी रहती है। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। क्या एग्जैक्टली कैसे बनी, कौन है इसमें, क्या काम करती है, क्या ताकतें हैं, और हाँ, सबसे जरूरी इसकी सीमाएं क्या हैं, ताकि परीक्षा में कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारा आधार है लक्ष्मीकांत का विश्वसनीय विश्लेषण। हमारा मिशन है सीवीसी के फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों पहलुओं को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना। चलो अब देखते हैं कि सीवीसी की कहानी क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं 1960s में। उस समय भ्रष्टाचार एक बड़ी चिंता बन रहा था। हाँ, सुना है। तो सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई, केस संथानम समिति 1962-64। ओके, संथानम समिति। और यहीं से जुड़ा है एक बेहद जरूरी प्रीलिम्स फैक्ट। सीवीसी की स्थापना इसी संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। अच्छा, कब हुई थी? फरवरी 1964 में। और ये स्थापना केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव मतलब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के जरिए हुई थी। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन मतलब कोई कानून नहीं पास हुआ था शुरू में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये न तो संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, न ही सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी, बस सरकार का एक आदेश था। तो यूपीएससी मेंस के लिहाज से ये समझना जरूरी है, इस तरह सिर्फ एक सरकारी आदेश से बनी संस्था की स्वायत्तता और प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस पर क्या असर पड़ता है? मतलब क्या ये मजबूत मानी जा सकती थी? देखिए, सवाल उठना तो लाजमी था। जब कोई संस्था सिर्फ सरकारी आदेश से बनती है तो उसकी शक्तियां थोड़ी सीमित हो सकती हैं। और सरकार उसे बदल भी सकती है आसानी से। हाँ, बिल्कुल, उसे खत्म भी कर सकती है। तो उसकी स्वतंत्रता पर हमेशा एक, आप कह सकते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इसी कमी को दूर करने की जरूरत महसूस हुई। सीवीसी को ज्यादा ताकत देने की जरूरत थी। तो फिर इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब कानूनी आधार कब मिला? ये बदलाव क्यों जरूरी था? ये बदलाव आया काफी सालों बाद। प्रीलिम्स के लिए ये तारीख और एक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। बताइए। सीवीसी को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत सांविधिक दर्जा स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। 2003 में सीवीसी एक्ट। जी, इस कानून ने सीवीसी को एक मजबूत कानूनी आधार दिया। उसकी भूमिका, उसकी शक्तियां, उसकी स्वतंत्रता, सब कुछ साफ साफ बताया गया। तो इसका महत्व क्या हुआ? विश्लेषण करें तो इस स्टैट्यूटरी बैकिंग से सीबीसी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी होगी। बिल्कुल, अब वो संसद के प्रति जवाबदेह है, सिर्फ सरकार के प्रति नहीं। हाँ, ये बड़ा अंतर है। स्वायत्तता बढ़ी, बिना दबाव के काम करने की क्षमता बढ़ी। सैद्धांतिक रूप से तो यही हुआ। हालांकि वो सवाल अपनी जगह है कि क्या सिर्फ कानूनी दर्जा मिलना ही काफी है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सीवीसी का मूल उद्देश्य क्या तय हुआ फिर? मतलब मेन काम क्या है? मेन काम है केंद्र सरकार के प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकना, यानी प्रिवेंटिंग करप्शन, और इंटेग्रिटी को बढ़ावा देना। ओके। ये खासतौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो अपराध आते हैं उन पर नजर रखता है। अच्छा, पीसी एक्ट 1988। हाँ, और ये सीबीआई मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के भ्रष्टाचार निरोधक कामों का अधीक्षण सुपरिटेंडेंस भी करता है, पर ये सीबीआई का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो इस पहले हिस्से से प्रीलिम्स के लिए क्विक टेकअवेज क्या हैं? जरूर नोट कर लीजिए। पहला, स्थापना वर्ष 1964। दूसरा, समिति के सांथनम कमेटी। तीसरा, स्थापना कैसे हुई, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से। और चौथा, सांविधिक दर्जा कब मिला, सीबीसी एक्ट 2003 से। और मेंस के नजरिए से ये एनालिसिस जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से स्टैट्यूटरी बॉडी बनने का सफर सीवीसी की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के लिए क्यों अहम था। चलो अब देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण संस्था में आखिर होता कौन कौन है।
मतलब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? देखिए, सीवीसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है। अच्छा, कितने सदस्य होते हैं? इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जिन्हें हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और उनके अलावा अधिकतम 2 मतलब मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 1+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। एक चेयरपर्सन और ज्यादा से ज्यादा 2 सदस्य, ठीक है। और इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है और कैसे? क्या ये प्रक्रिया निष्पक्षता सुनिश्चित करती है? इस पर अक्सर सवाल उठते हैं। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, हाँ, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करते। तो वे एक चयन समिति, एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। प्रीलिम्स के लिए इस समिति के सदस्य याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। कौन कौन होते हैं इसमें? इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। सदस्य होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और तीसरे सदस्य होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और गृह मंत्री। ये संरचना दिलचस्प है। इसमें विपक्ष के नेता का होना कहीं ना कहीं पारदर्शिता और संतुलन लाने की कोशिश है। बिल्कुल, सैद्धांतिक रूप से तो यही उद्देश्य है कि नियुक्ति में सिर्फ सत्ता पक्ष का ही हाथ ना हो। हाँ, पर असल में ये प्रक्रिया कितनी राजनीतिकरण से मुक्त है, ये तो खैर बहस का मुद्दा है। वो प्रैक्टिकल सवाल तो हमेशा रहता है, पर डिजाइन तो निष्पक्षता के लिए ही है। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल, टेन्योर और हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल की। हाँ, ये भी जरूरी है। कितना कार्यकाल होता है? इनका कार्यकाल होता है 4 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। 4 साल या 65 वर्ष, ठीक है। और एक और अहम बात, वे दोबारा नियुक्ति रीअपॉइंटमेंट के पात्र नहीं होते। अच्छा, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, क्यों? ताकि भविष्य में किसी और पद के लालच में उनकी निष्पक्षता पर कोई असर न पड़े। समझ गया। ये स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। और हटाने की प्रक्रिया, क्या वो आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हटाने की प्रक्रिया काफी सख्त है, जो फिर से पद की सुरक्षा और स्वतंत्रता को दर्शाती है। कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 आधारों पर: साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या अक्षमता, इनकैपेसिटी। साबित कदाचार मतलब दुर्व्यवहार जिसका सबूत हो, और अक्षमता मतलब काम करने में सक्षम न होना। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करे और हटाने की सलाह दे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही। ये तो काफी हद तक यूपीएससी सदस्यों जैसा प्रोसेस लग रहा है। हाँ, प्रक्रिया काफी मिलती जुलती है। ये एक महत्वपूर्ण सेफगार्ड है। और कोई आधार है हटाने के? जी हाँ, कुछ और आधार भी हैं। जैसे अगर वो दिवालिया हो जाए या उन्हें किसी ऐसे अपराध में सजा हो जाए जिसमें नैतिक अधमता, मॉरल टर्पिट्यूड शामिल हो, या फिर अपने कार्यकाल के दौरान कोई दूसरा लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ले लें। और सीवीसी के कामकाज में मदद के लिए क्या व्यवस्था है? स्टाफ वगैरह? हाँ, सीवीसी का अपना एक सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट होता है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण विंग्स हैं। एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, सीटीई विंग। सीटीई विंग, ये क्या करती है? ये सरकारी निर्माण कार्यों वगैरह में तकनीकी पहलुओं की जांच करती है, ताकि गुणवत्ता बनी रहे और भ्रष्टाचार ना हो। अच्छा, और दूसरी विंग? दूसरी है विभागीय जांच आयुक्तों, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, सीडीआईज। ये विभागीय जांचों में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस खंड के मुख्य टेकअवेज क्या हुए प्रीलिम्स और मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए संरचना 1+2 सदस्य, नियुक्ति समिति, पीएम, लोपर लोकसभा, होम मिनिस्टर, कार्यकाल 4 वर्ष, 65 वर्ष आयु, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। और मेंस के लिए एनालिसिस का पॉइंट यह है कि नियुक्ति और हटाने की ये जो प्रक्रिया है वो सीवीसी की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करती है या कम से कम करने का प्रयास करती है, और यह भी कि मल्टी मेंबर बॉडी होने के क्या फायदे हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सीवीसी असल में करता क्या है? इसके फंक्शंस और पावर्स क्या हैं? देखिए, सीवीसी के काम मुख्य रूप से भ्रष्टाचार रोकने के आसपास ही घूमते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है, केंद्र सरकार या उसके किसी प्राधिकरण द्वारा अगर कोई मामला भेजा जाए जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत भ्रष्टाचार का आरोप हो, तो उस मामले की जांच करना या करवाना। जांच करना या करवाना मतलब ये खुद भी जांच कर सकता है? टेक्निकली कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये खुद जांच नहीं करता। ये सीवीआई या संबंधित विभाग के जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं, उनके माध्यम से जांच करवाता है। अच्छा,
तो सीवीओ पर निर्भरता है। ठीक है। ठीक है। दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? दूसरा प्रमुख कार्य है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो अपराध हैं उनकी जांच के संबंध में सीबीआई के काम का अधीक्षण, सुपरिटेंडेंस। सीबीआई के काम का अधीक्षण, लेकिन सिर्फ पीसी एक्ट वाले मामलों में? बिल्कुल सही, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सुपरिटेंडेंस सिर्फ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों तक ही सीमित है, सीबीआई के सभी कामों पर नहीं। समझ गया। ये सीवीसी और सीबीआई के बीच के रिश्ते को थोड़ा स्पष्ट करता है। सीवीसी निगरानी रखता है पर सीबीआई उसके अधीन नहीं है। ठीक है। ठीक है। तीसरा कार्य? तीसरा, ये केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, संगठन हैं, उनके सतर्कता प्रशासन, विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन पर एक सामान्य अधीक्षण रखता है, जनरल सुपरिटेंडेंस। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये देखना कि सरकारी दफ्तरों में विजिलेंस का काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो ये जांच और निगरानी हो गई। क्या इसकी कोई सलाहकारी भूमिका, एडवाइजरी रोल भी है? हाँ, बिल्कुल है। ये केंद्र सरकार और उसके संगठनों को विजिलेंस से जुड़े मामलों पर सलाह देता है। कैसी सलाह? जैसे विजिलेंस मैनुअल्स को सुधारने पर, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर या भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या नए कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर। मतलब ये प्रिवेंटिव विजिलेंस पर भी जोर देता है। और वो जो सतर्कता जागरूकता सत्ता होता है वो भी सीवीसी ही कराता है? हाँ, बिल्कुल। सीवीसी हर साल सरदार पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता है। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों में ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अच्छा, अब इसकी शक्तियों, पावर्स की बात करते हैं। क्या इससे कोई विशेष शक्तियां मिली है? हाँ, जांच करते समय सीवीसी को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां? जैसे वो किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकता है। अच्छा। कोई भी सरकारी दस्तावेज मंगवा सकता है, शपथ पर गवाही ले सकता है। मतलब वो सारे अधिकार जो एक दीवानी अदालत को जांच के दौरान होते हैं, और ये अपनी कार्यवाही के नियम खुद बना सकता है। ठीक है। सीवीसी और सीबीआई के बीच तालमेल, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? आपने अधीक्षण की बात तो की, पर क्या ये हमेशा स्मूथ रहता है? जैसा मैंने बताया, पीसी एक्ट के मामलों में सीवीसी सीबीआई के काम की निगरानी करता है। एक और महत्वपूर्ण कनेक्शन है सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए जो हाई लेवल समिति बनती है। हाँ। उस समिति में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी एक सदस्य होते हैं। अच्छा, ये तो समन्वय के लिए अच्छा है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो है, लेकिन व्यवहार में कई बार खबरें आती हैं कि दोनों एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन या प्रायोरिटीज को लेकर कुछ मतभेद हो जाते हैं। ये तो संभव है। तो इस सेगमेंट से मुख्य बिंदु क्या निकले प्रीलिम्स और मेंस के लिए? प्रीलिम्स पॉइंट्स: पीसीए एक्ट 1988 के तहत जांच, निगरानी, सीबीआई पर अधीक्षण सिर्फ भ्रष्टाचार मामलों में, सिविल कोर्ट की शक्तियां और सीवीसी निदेशक की नियुक्ति समिति में सीवीसी की भूमिका। और मेंस के लिए सीवीसी की जांच, अधीक्षण और सलाहकारी भूमिका का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना, सीवीसी सीबीआई संबंध, उनके बीच समन्वय और टकराव के मुद्दे क्या हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनकी मिलीजुली भूमिका का क्या महत्व है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। सीवीसी का दायरा, जुरिस्डिक्शन कहां तक है, और उससे भी जरूरी इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं? देखिए, इसका अधिकार क्षेत्र मुख्यतः केंद्र सरकार और उससे जुड़े संगठनों तक ही सीमित है। कौन कौन आता है इसमें? इसमें शामिल हैं केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारी, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जब वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे हों, केंद्र सरकार के ग्रुप ए अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक्स हैं, पीएसबीज, उनके स्केल 5 और उससे ऊपर के अधिकारी। अच्छा, बैंकों के बड़े अधिकारी भी? हाँ, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी में ग्रेड डी और उससे ऊपर के अधिकारी। केंद्र सरकार के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और कुछ और ऊंचे स्तर के अधिकारी। सरकारी कंपनियां, समितियां और वो स्थानीय प्राधिकरण जिन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। दायरा तो काफी फैला हुआ लगता है, कम से कम केंद्र के स्तर पर। हाँ, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो यूपीएससी मेंस में अक्सर घूम फिर कर आता है। सीवीसी की प्रभावशीलता में बाधाएं क्या हैं? इसकी सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसे अक्सर दंतहीन बाघ, टूथलेस टाइगर क्यों कहा जाता है? ये टैग क्यों लगा है? हाँ, ये टूथलेस टाइगर वाली बात इसकी सबसे बड़ी सीमाओं से ही निकलती है। पहले और सबसे अहम सीमा, सीवीसी मूल रूप से एक सलाहकारी निकाय है।
एक एडवाइजरी बॉडी। सलाहकारी निकाय मतलब ये सरकार या संबंधित विभाग को सिर्फ सलाह या सिफारिश दे सकता है। इसकी सलाह मानने के लिए सरकार या विभाग बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। अरे मतलब सीवीसी जांच करके किसी अधिकारी को दोषी पाता है और कहता है कि इसे सजा दो, लेकिन सरकार कह सकती है कि नहीं, हम नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हालांकि एक नियम है कि अगर सरकार या विभाग सीवीसी की सलाह नहीं मानता है तो उसे लिखित में इसके कारण बताने होंगे। अच्छा, कारण बताना होगा। हाँ, और ये जानकारी संसद में जो सीवीसी की सालाना रिपोर्ट पेश होती है उसका हिस्सा बनती है। लेकिन फिर भी अंतिम फैसला तो सरकार का ही होता है। इसी वजह से इसे दंतहीन कहा जाता है। सलाह दे सकता है पर काट नहीं सकता। समझ गया, ये तो एक बड़ी सीमा है। दूसरी बड़ी सीमा क्या है? दूसरी ये कि सीवीसी के पास खुद से आपराधिक मुकदमा, क्रिमिनल केस दर्ज करने या अभियोजन, प्रोसिक्यूशन चलाने की शक्ति नहीं है। अच्छा, एफआईआर या चार्जशीट फाइल नहीं कर सकता? नहीं, ये केवल सीबीआई या विभागीय अधिकारियों को ऐसा करने की सिफारिश कर सकता है। असली दांत तो सजा दिलवाने की शक्ति होती है, वो इसके पास नहीं है। और क्या दिक्कतें हैं? एक बात जो हमने पहले भी कही, सीवीसी आमतौर पर खुद जांच नहीं करता बल्कि सीबीआई या सीवीओज पर निर्भर रहता है। हाँ। और सीवीओज उसी विभाग के अधिकारी होते हैं जिसकी जांच होनी है। तो वहां हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की संभावना बन जाती है। सही बात है। और साथ ही सीवीसी के पास अक्सर पर्याप्त स्टाफ और पैसे की कमी की बात भी कही जाती है। मैन पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी, इससे उसके काम की रफ्तार और क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। ये सारी सीमाएं तो इसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाती हैं। लेकिन एक क्षेत्र है विसल ब्लोअर संरक्षण, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। क्या उसमें सीवीसी को कुछ खास भूमिका मिली है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार ने 2004 में एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन पास किया था, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन, जिसे शॉर्ट में PIDPI रेजोल्यूशन कहते हैं। PIDPI, विसल ब्लोअर संकल्प। हाँ, आमतौर पे विसल ब्लोअर संकल्प ही कहते हैं। इसके तहत सीवीसी को नामित एजेंसी, डेजिग्नेटेड एजेंसी बनाया गया है। किस लिए? भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ ऑफिस के बारे में शिकायतें लेने और उन पर कार्रवाई करने के लिए। अगर कोई विसल ब्लोअर सीवीसी को शिकायत करता है तो सीवीसी उसकी पहचान गुप्त रखने और उसे किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए जिम्मेदार है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और बाद में विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 भी लाया गया, जिसने इस पूरी व्यवस्था को एक कानूनी आधार दे दिया। तो ये विसल ब्लोअर संरक्षण वाला काम सीवीसी की भूमिका को थोड़ा मजबूत जरूर करता है। इस आखिरी खंड के टेकअवेज क्या हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए अधिकार क्षेत्र, कौन कौन शामिल है, खासकर PSBs, PSUs के अधिकारी, PIDPI रेजोल्यूशन और उसके तहत सीवीसी की भूमिका, और विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का रेफरेंस। अब मेंस के लिए सबसे जरूरी सीवीसी की सीमाएं, सलाहकारी भूमिका, नॉन बाइंडिंग एडवाइस, अभियोजन की शक्ति का न होना, CBCVOs पर निर्भरता, संसाधनों की कमी, दंतहीन बाग वाली बात क्यों कही जाती है, इसका एनालिसिस, विसल ब्लोअर संरक्षण में इसकी भूमिका, और हाँ, सीबीसी को और प्रभावी बनाने के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस पर विचार करना। तो कुल मिलाकर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो संथानम समिति की सिफारिश पर बनी, 1964 में एक सरकारी आदेश से शुरू हुई और 2003 में जिसे कानूनी दर्जा मिला, वो केंद्र सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में देश की एक प्रमुख संस्था है। हाँ, बिल्कुल। इसकी संरचना, नियुक्ति, हटाने की प्रक्रिया, ये सब इसे स्वतंत्रता देने का प्रयास करती हैं। ये मुख्य रूप से PC एक्ट के तहत निगरानी करती है, CBI के काम का अधीक्षण करती है और सरकार को सलाह देती है। लेकिन जैसा हमने देखा, इसकी सलाहकारी प्रकृति और अभियोजन शक्तियों का न होना इसकी इफेक्टिवनेस पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। और यहीं पे हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। क्या सीवीसी को वाकई में दांत देने की जरूरत है? क्या इसे अपनी सिफारिशों को लागू करवाने की शक्ति या सीधे मुकदमा चलाने की शक्ति मिलनी चाहिए ताकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में और ज्यादा कारगर हो सके? या फिर इसकी मौजूदा भूमिका, जो सलाह और निगरानी की है और दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करने की है, वही ज्यादा सही है?
इस सवाल का जवाब ढूंढना यूपीएससी मेंस के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि सीवीसी पर यह चर्चा आपकी यूपीएससी तैयारी में जरूर मददगार साबित होगी। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.